Okay. So next topic is we'll be studying about deficit demand, and excess demand. Okay. So one by one we'll see what these concepts are. यहाँ पर जो हम डिमांड की बात करें, दिस डिमांड इज एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड. ओके, दिस डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड. अभी एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट कब होगी और एक्सेस कब होगी? ठीक है. तो इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. तो यहाँ भी एग्रीगेट डिमांड डेफिसिट कब होगी? डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या हुआ? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई. यानी कंट्री में खूब सारा सप्लाई हो रहा है लेकिन डिमांड नहीं है. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो सारे रीजंस को हम लोग इस बार जो है वो पढ़ेंगे. और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ? कि लोगों के पास खूब सारा पैसा है एंड दे आर डिमांडिंग, बट मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है. ठीक है. तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्सेस डिमांड. इसको हम लोग इन टोटालिटी में देखेंगे. ठीक है. कैसे? ये तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया है डेफिसिट और एक्सेस डिमांड का, बट अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है? जब हमारे दो एग्रीगेट्स जो हैं वो जब बराबर होते हैं. और वो दो एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं? वो एग्रीगेट होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब ये बराबर कब होंगे? तो इसके बहुत सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. बट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन. हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ये बात हम लोगों को पता है. ठीक है. कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा है ना कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर खूब सारा चलता रहता है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो डू यू थिंक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम कैसे है? जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट हैविंग जॉब्स? तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है या ये कंट्री के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है? बताओ. सर हमारे पास रिसोर्स तो है बट हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, हमारे पास क्या चीज है? फिर से बोलो. सर ह्यूमन रिसोर्स तो है बट हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं. अगर हम वो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करते तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती. ओके, करेक्ट, बात बिल्कुल ठीक है. बट माय पॉइंट इज, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो ये केवल मेरी प्रॉब्लम है या कंट्री के लिए भी ये नुकसानदायक है? आई वांट टू आस्क दिस. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कंट्री एज वेल या फिर केवल मेरे कंट्री पास के लिए नौकरी नहीं है तो मेरे पास में? सर कंट्री के लिए भी है. कैसे है कंट्री के लिए? द क्वेश्चन इज दिस. कंट्री को कैसे फर्क पड़ता है अगर उनके सर अगर पास आपके में पास जॉब होती है, हम्म सर जॉब होगी अगर तो आपके पास जॉब हम्म होती है और आप कुछ सर्विस हम्म प्रोवाइड करते तो वो हम्म एक जीडीपी में भी काउंट होती है. कंट्री की जीडीपी. इंक्रीज होती है. ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना? तो ये चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट नाम की जो चीज है ये कितनी डेंजरस है ना? हमको ऐसा लगता है कि केवल कि ठीक है चलो, देर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट गेटिंग जॉब्स. ठीक है, तो उसमें उन लोगों का नुकसान है. बट व्हेन वी सी इट इन दी ओवरऑल टर्म्स, तो कंट्री का छोटा मोटा नहीं, कंट्री का बहुत बड़ा नुकसान है. ठीक है. पीपल सिटिंग एट होम एंड कंज्यूमिंग विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं और कंजप्शन कर रहे हैं, तो कंट्री के ऊपर तो फर्क पड़ने वाला है ना? तो किन किन चीजों के ऊपर फर्क पड़ेगा और किस तरह से पूरी चेन बनती है, दिस चेन विल बी स्टडिंग इन टुडेज क्लास. ठीक है. और बात कहां से शुरू होती है और कहां जाके खत्म होगी और किन किन पॉइंट्स के ऊपर उसका असर होगा. तो ओवरऑल जो हमारी कंट्री की बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में उन प्रॉब्लम्स का हमको हिंट भी मिल जाएगा और उन प्रॉब्लम्स का रीजन भी हम लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है. दिस इज व्हाई दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक. जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट 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 जस्ट लाइक कि किसी के पास में नौकरी नहीं है, बट देयर कैन बी वेरियस रीजंस व्हाई दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. तो इसलिए हम लोग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पहले पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट होता है कितने टाइप का है. ठीक है. सो लेट्स सी वन बाय वन. देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एक बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अदर इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इफ यू जस्ट गेट ऑन टू दी लिटरल मीनिंग, यानी डिक्शनरी में जो मीनिंग लिखा है उसके हिसाब से इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी? बताओ। इनवॉलेंटरीली तो अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंटरली तो मतलब तो वॉलेंटरली का मतलब तो होता है कि हम अपनी इच्छा से या वेरी गुड। अपनी खुद की इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। हम्म और शायद इनवॉलेंटरी ऐसा होगा कि हम काम करना चाहते हैं पर हमें काम नहीं मिल रहा है। वेरी गुड, करेक्ट बात है ना। वॉलेंटरी मतलब somebody is unemployed by one's own choice, खुद की इच्छा नहीं है भैया काम करने की, तो वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक लड़का होता है, वो बोलता है कि माय फादर इज डूइंग बिजनेस, है ना, और उनके पास इतना पैसा है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं, मुझे बस बैठे बैठे खाना है। ठीक है। तो उसने पढ़ाई कर लिया, उसका स्किल डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, बट ही डजंट वांट टू वर्क, ही वांट टू एंजॉय ऑन हिज फादर्स इनकम। तो ठीक है भैया, वो अनएम्प्लॉयड तो काउंट होगा, लेकिन कैसा काउंट होगा? वो वॉलेंटरीली, है ना, वो अपनी इच्छा से, ही डजंट नीड। लेकिन इनवॉलेंटरी जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी, ये क्या होता है इसमें? दैट द पर्सन विश टू वर्क, ही वांट्स टू वर्क और शी वांट्स टू वर्क, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, एंड देयर कैन बी वेरियस रीजंस। क्यों नहीं मिल रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके फर्दर बाइफर्केशन पे जाते हैं हम लोग। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, उसमें एक होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब वन बाय वन इनको भी पढ़ते हैं हम लोग। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है? पर्सन is willing to work, he is able to work at current wage rate but do not get work। तीन चीजें हो गई है ना, willing to work, able to work and is ready to work at current wage rate, जो भी चल रही है। यानी फॉर एग्जाम्पल there is a person named Raju, so this Raju, for example this Raju is an engineer, this Raju is an engineer, okay, he has done B.Tech और अच्छी खासी इसने ट्रेनिंग भी ली है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको कोडिंग आती है ना, इसको कोडिंग आती है, ही इज एबल टू डू कोडिंग, नाउ ही इज विलिंग टू वर्क, है ना, काम करना भी चाहता है, एबल भी है क्योंकि इसको कोडिंग आती है, इसने बीटेक में प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, एंड इवन ही इज रेडी कि यार अगर कोई मुझे, अगर 15,000 जो वेज रेट, अगर मान लो 15,000 चल रहा है पर मंथ, आई एम रेडी टू वर्क इन दिस ऑल्सो। बट इसके बाद भी इसको नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सारा की सारे नौकरी जो है वो व्हाइट हेड जूनियर वालों ने ले ली। ठीक है। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके, है ना, इट्स जस्ट फॉर द जॉब, बट समझो कि ट्रेंड है, साथ में चाहता भी है काम करना, और जो भी मार्केट में रेट चल रही है उस पर काम करने के लिए वो तैयार है, बट स्टिल नॉट गेटिंग वर्क। इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री। अगर इसको काम यहां पर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है, दिस इज द फेलियर ऑफ द इकोनॉमी, फेलियर ऑफ द ऑथोरिटी और द गवर्नमेंट हु इज वर्किंग इन द कंट्री। क्योंकि इतना सब होने के बाद में भी इफ ही इज नॉट गेटिंग वर्क, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, दैट वी आर नॉट एबल टू जनरेट प्लेटफॉर्म्स, और जो भी है हम लोग वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके लिए है। लेकिन यहां पर ऐसा हो जाता है कि राजू इज नॉट एबल टू वर्क और उसको काम नहीं मिलता, तो फिर तो हम बोलते हैं यार फिर प्रॉब्लम है। देखो भैया, काम अगर एबल ही नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो, है ना, तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर ठीक है, वो फिर चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। या फिर आप जो भी रिवेज रेट चल रही है उस पर काम करने को तैयार नहीं हो, तब भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया काम तो है ना, अब आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो हम क्या करें उसका। ठीक है। बट ये सारी कंडीशंस राजू फुलफिल कर रहा है, उसके बाद भी अगर इसको जॉब नहीं मिल रही है, तो देन वी नीड टू लुक फॉर इट। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगी। ओके। नाउ ये प्रॉब्लम आती कैसे है? सो दिस प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड एंड डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। मतलब राजू कोडिंग करना चाहता है, तो कोडिंग करने के लिए क्या चाहिए? कोडिंग राजू कहां करेगा? किसी कंपनी में कोडिंग करेगा। ठीक है। इस कंपनी के अंदर 100 इंजीनियर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज होगी, तो राजू को नौकरी मिलेगी।
यानी एग्रीगेट डिमांड अगर गिरी हुई है ना, एग्रीगेट डिमांड कम है तो राजू को नौकरी नहीं मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ने लग जाएगी तो राजू के जैसे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने लग जाएगी। तो एक तो जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होता है। साथ में दूसरा क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब क्या है, वापस एक कंपनी की जगह दो कंपनी, या इस कंपनी ने और फर्दर इन्वेस्टमेंट किया, अपनी कंपनी को वो एक्सपांड करना चाह रही है, तो फिर वो राजू जैसे और भी लोगों को हायर करेगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो सीधा सीधा क्या है, ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की बात की जाएगी, और ज्यादा आउटपुट जनरेट कौन करेगा, राजू जैसे लोग जनरेट करेंगे। सो दे राजू विल बी गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और साथ में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तब भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब ये है कि ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। तो टू जनरेट मोर आउटपुट वी नीड मोर पीपल। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पर ये दोनों चीजें किस तरह से फंक्शन करेगी, दिस विल सी इन दी नेक्स्ट पार्ट। ओके, इज इट क्लियर? इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया? सही है सर? नो? यस सर। यस बोलो, सर। एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है ना। आपका क्लियर, अपना देखो, आपका क्लियर हो गया, आप यस बोलो। ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, देन sir. सेकंड इज वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, वॉलंटरीली में क्या होगा, पर्सन इज एबल टू वर्क, पूरा ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ लिया है ना, बट रिफ्यूजेस टू वर्क, बोलता है मैं इतने कम पैसे में काम नहीं करूंगा, आई वांट मोर मनी, अदरवाइज आई एम हैप्पी सिटिंग एट होम। तो ये उसकी इच्छा से बेरोजगार है, मतलब उसको काम तो मिल रहा है लेकिन he does not want to work at this wage rate, तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि इसमें भैया हमारी कोई गलती नहीं, कोई काम नहीं करना चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करते हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, उसमें इसकी काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती है। यानी हम लोग जो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट काउंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्रिक्शनल, एक होता है स्ट्रक्चरल। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक पूरा चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसमें भी ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, पर यहां पर हम लोगों को इस अनएम्प्लॉयमेंट को समझने की जरूरत है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम लोग हमारे नेशनल आउटपुट को या इनकम को किस तरह से वो बढ़ती घटती है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो वहां हम क्या करेंगे, रियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, जब ये चीजें इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे क्या क्या चीजें होगी। ठीक है, तो ये पार्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारा वो चैप्टर यूं समझ लो आधा चैप्टर कवर हो जाता है वो। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मिसमैच ऑफ स्किल्स इन लेबर मार्केट। अभी मिसमैच का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं इसको मैं आपको। आपने नाम सुना है स्टेनो? स्टेनो क्या होता है पता है, स्टेनो? नो सर। स्टेनो, आप लोग अगर जैसे, आई डोंट नो अभी तो क्या रहता होगा, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा होता था, कोर्ट जब हम लोग जाते थे, है ना, आई विश आप लोगों का काम पड़े नहीं कभी कोर्ट जाने का, बट ये है कि कभी ऐसे गए तो उसमें क्या होता था कि कोर्ट के बाहर एक वो टाइपराइटर लेकर बैठे होते हैं बहुत सारे, खट 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 करके, है ना। आपने मूवी देखी हो बागबान, तो उसमें वो टाइप जिससे करता है, टाइपराइटर होता है ना, बड़ा खट खट खट, यस सर। है ना। तो टू राइट द उसमें, लेटर्स। हाँ, टू राइट द लेटर्स, तो उसमें क्या होता था कि वो इंस्टेंटली जो है उनकी स्पीड होती थी और वो खटाखट करके लेटर टाइप करते थे, और फिर वो नोटरी वगैरह जो भी चीजें होती थी। तो क्या हुआ था, पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एज ए स्टेनो काम करते थे, तो उसमें वो टाइपराइटर के ऊपर जो है वो काम करते थे, और उसमें से जो भी वो, मतलब वो पेज टाइप कर देते और फिर उनको दे देते थे। तो इसको लेकर चार्ज लगता था, 50 रुपए 100 रुपए लगते थे एक लेटर को टाइप करने के लिए। फिर क्या हुआ, कंप्यूटर नाम की चीज आ गई। तो जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे, यानी वो बहुत सारे टाइपराइटर वाले थे जिनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, जो 50 साल 55 साल के हो गए, तो दे वर नॉट एबल टू लर्न द न्यू टेक्निक। तो क्या हुआ, स्टेनोस जो टाइपराइटर है वो रिप्लेस हो गए और उनकी जगह कंप्यूटर आ गए। तो उसमें क्या हुआ, कंप्यूटर में आपने एक लेटर टाइप किया, वो लेटर सेव करके रख सकते हो आप, बस फिर कॉपी पेस्ट किया और प्रिंट निकाल दिया। ठीक है,
लेकिन उसमें क्या होता था, टाइपराइटर में हर बार आपको अगर एक लेटर टाइप हो गया है तो दूसरा वापस से टाइप करना पड़ेगा, सेम नहीं होता था उसके अंदर, वो तो डायरेक्ट प्रिंट वो चलती थी, टाइपिंग चलती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे स्टेनो जो है वो बेरोजगार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। और मार्केट की डिमांड क्या थी, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं, अब उनको हायरिंग नहीं हो रही, और कंप्यूटर वाले ज्यादा स्पीडली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर स्टोन वाले के पास कौन जाएगा? स्टोन वाला टाइप करेगा, आधा घंटा लगाएगा, कंप्यूटर वाला नाम चेंज करेगा और प्रिंट निकाल के दे देगा 5 मिनट में। ठीक है, तो इस ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, टाइपराइटर को रिप्लेस करके एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम कंप्यूटर है। तो जो भी टाइपराइटर वाले थे, जिनको जो कंप्यूटर का यूज नहीं सीख सके, वो लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ये अनएम्प्लॉयड होने का वो कारण नहीं है कि उनके पास में एबिलिटी नहीं है, दे आर एबल, दे आर कैपेबल, बट हुआ क्या, इकोनॉमी के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया, द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया, वो बेचारे जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जब जब कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तब तब बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हाथ से काम करते थे, हैंड वीविंग और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स होते थे। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन्स आ गए, अब खिलौने जो है वो फैक्ट्री में बनने लग गए। तो जो भी लोग हैंडीक्राफ्ट वहां पर काम करते थे, वो लोग अनएम्प्लॉयड होने लग गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो कहलाता है। तो टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारे इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, और उसकी वजह से हम बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी जो है उसने बहुत सारे लोगों को रिप्लेस कर दिया। शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहलाता है। चलो, ओ एग्जाम्पल भी ठीक वही दे दिया इन्होंने, तो टाइपराइटर कंप्यूटर वाला, दिस आई वाज नॉट डूइंग। चलो, नाउ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ, कोई एक आदमी है, वो अपनी नौकरी छोड़ देता है ना। जैसे देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? टू गेट अ बेटर जॉब, है ना। तो क्या किया, आई वाज वर्किंग इन ए स्कूल। फिर मुझे ऐसा लगा यार कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, तो मुझे लगा कि पढ़ाने से ज्यादा मुझे और इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। सो आई हैव ड्रीम्ड ऑफ कि मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैंने चुपके से जॉब छोड़ दिया। ये बहुत कम लोगों को पता था। आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट। मैंने ऐसा बोला कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, बट एक्चुअली आई आई मेड अप माई माइंड टू क्विट द जॉब। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने लग गया। मैंने 2 महीने पढ़ाई की दिल्ली में, और उसके बाद में कोविड आ गया, वापस नौकरी पर लौट कर आ गया। नाउ दिस एग्जाम्पल सेज व्हाट, कि आई क्विट माई जॉब टू गेट अ बेटर जॉब। ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी मैं थोड़े टाइम के लिए बेरोजगार रहूंगा, बट वो बेरोजगार किस लिए हूं, सो दैट आई कैन गेट अ बेटर जॉब। तो ये जो गैप आ रहा है, द गैप बिटवीन आई एम लीविंग द जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू जॉब एंड विल गेट द जॉब, तो ये बीच का जो टाइम आ रहा है ना, ये टाइम क्या है, एक तरह से ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी यहां पर मेरी कैपेबिलिटी का चक्कर नहीं है, यहां पर मुझे वेज रेट से भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर मेरी विलिंगनेस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। ठीक है, तो वो फ्रिक्शनल है और ये टेम्परेरी ही होता है ना। इसके बाद वापस देखो, अब वो तो काम हो नहीं पाया, तो आई अगेन केम बैक, बट देन ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो मेरा एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत बार इस तरह से भी होता है, अगर जॉब्स का नहीं पता है और मैं घर बैठा हुआ हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी निकली हुई है और मैं मुझे पता ही नहीं है, तब भी हो सकता है ये वाला। और ये जो है बेटर जॉब के लिए, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, इमोबिलिटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि मैं गांव में बैठा हूं और मेरे लिए नौकरी शहर में पड़ी है। ठीक है, तो ये भी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। ठीक है, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट को हमने समझ लिया ना। दिस अनएम्प्लॉयमेंट बस समझ के रखना है आपको, है ना। आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये कहाँ फिट होगा, आगे देखेंगे इसको, है ना। ये बाहुबली पिक्चर जैसा है, बस देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया, अब आगे जाके फिट होगा ये। नाउ क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, और उससे पहले हम लोगों ने कंजप्शन और सेविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा। ठीक है, अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं।
इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्स आंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब एक्स आंटे का मतलब क्या होता है? प्लान्ड। दिस इज नॉट एक्चुअल सेविंग, बट वी आर प्लानिंग कि हम लोग इतना सेव कर लेंगे और इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होगा। और दूसरा होता है एक्स पोस्ट सेविंग, यानी एक्चुअल सेविंग। हम एक्चुअल में कितना सेविंग कर पाए और एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट कर पाए। ठीक है, तो एक्स आंटे मतलब हम केवल प्लानिंग कर रहे हैं, एक्स पोस्ट मतलब सब कुछ हो चुका है, अब हमारे को एग्जैक्ट पता है कि कितना सेविंग हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो वर्ड है एक्स आंटे, इसका मतलब होता है प्री और प्लानिंग, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, जो हो गया है अब वो हमको पता चलेगा। ठीक है, नाउ एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी प्लान कर रहे हैं ना कि कितना सेव करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये कैसे काम करता है। प्लान इंटेंडेड बाय ऑल द हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये तो ठीक है, समझा ही दिया, इसमें डेफिनेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? व्हाट इन्वेस्टमेंट आई हैव प्लान, कि भैया मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, ये शुरुआत में हम सोच रहे हैं ऐसा करके। नाउ एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, आर नॉट ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, सेविंग करने वाला अलग है, इन्वेस्टमेंट करने वाला अलग है। ठीक है, तो एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों अलग अलग होते हैं। रीजन बीइंग देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, वो कैसे अभी आपको आगे पता चलेगा जब हम लोग ग्राफ की तरफ जाएंगे तो। बट इफ, क्या क्या चीज होगी देखना है ना, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है ना, या इतनी ही देखना आप केवल, है ना, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड या प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो भी है, इफ दिस इज लेसर देन प्लान्ड सेविंग। हमने बोला ना दोनों दोनों इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होंगे मतलब क्या होगा, या तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा या सेविंग ज्यादा होगी। तो हम यहां बोल रहे हैं कि अगर सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, यानी कोई एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में एक एंटरप्रेन्योर है, इस एंटरप्रेन्योर ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ हाउस होल्ड प्लान कर रहा है कि हम 35,000 सेव करेंगे, यानी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या सेविंग ज्यादा है? सेविंग। सेविंग ज्यादा सेविंग। है ना। अब सेविंग ज्यादा होगी, आप मुझे बताओ सेव करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात। सर हमारे लिए अच्छा है बट इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। है ना, हमारे लिए तो अच्छा है। हाँ, सेविंग इज बूम, है ना, सेविंग इज अ बून फॉर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, बट इट इज अ बैन फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सेविंग कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा गड़बड़ है। इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर इकोनॉमी, सेविंग इज वेरी डेंजरस। कैसे? देखो, जब भी सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी तो क्या चीज होने वाली है ना, क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है इकोनॉमी के ऊपर, क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो अब देखो, whenever the saving is more and investment is less, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इट विल टेंड टू फॉल। प्रोडक्शन क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो प्रोडक्शन के ऊपर क्या असर होगा बताओ? डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन वेरी गुड, वेरी गुड, प्रोडक्शन विल ऑल्सो फॉल, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम है प्रोडक्शन कम है तो एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? सर कम होगा। एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, डिक्रीज है ना। वर्कर्स आर ले ऑफ, मतलब उनको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अगर वर्कर्स को बाहर निकाल दिया तो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो फॉल हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड भी फॉल हो जाएगी, जब पैसा कमाई, हाँ पैसा है नहीं तो डिमांड कैसे करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, वो भी फॉल हो जाएगा। कंजप्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज डिक्रीज होगा, नहीं होगा। कंजप्शन वेरी गुड, होगा। कंजप्शन विल ऑल्सो फॉल, कंजप्शन गिरेगा ना, कम होगा कंजप्शन। हम लोग जब एग्रीगेट, देखो एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है, कंजप्शन ऑटोमेटिकली फॉल होगा। हम डिमांड कर ही नहीं रहे क्योंकि पैसा है नहीं, कुल मिला के इंडिविजुअल के पास में पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है, नौकरी चली जाएगी या नौकरी तनख्वाह जो है वो कम हो जाएगी,
एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो कंजप्शन भी गिर जाएगा, ठीक है। और कंजप्शन अगर कम हुआ, नेशनल इनकम के ऊपर क्या असर होगा? लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे, प्रोडक्शन कम हो रहा है, सीधा सीधा देखो, इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एग्रीगेट डिमांड कम, कंजप्शन कम, ऐसे में नेशनल इनकम के ऊपर क्या असर होगा? ये भी डिक्रीज होगी। ये भी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। तो कितनी छोटी सी चीज हुई कि कंट्री में लोग पैसा इकट्ठा करने लग गए इन्वेस्ट करने के बजाय, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में आ गई। बताओ, सेविंग कैसा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के लिए? नॉट गुड कॉन्सेप्ट। नॉट गुड कॉन्सेप्ट। अब देखो इस चीज के लिए क्या किया जा रहा है, व्हाट डू यू सी इन द इकोनॉमी? इस चीज से बचने के लिए क्या किया जा रहा है? द टेंडेंसी ऑफ पीपल इज टू सेव मनी। इस टेंडेंसी को कैसे डील किया जा रहा है? देखो आप आसपास आपको नजर आएगा। तो बैंक जो है वो मतलब जो भी हम लोग करते हैं बैंक में डिपॉजिट, तो उस पे इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा देते हैं, तो उस वजह से लोगों की टेंडेंसी जो है बैंक पे डिपॉजिट करने की वो इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। तो लोगों से क्या किया जा रहा है? बोला जा रहा है कि यू आर सेविंग योर मनी, बट सेव मनी इन द बैंक। पैसे को सेव करो, लेकिन कहां करो? बैंक। अरे बैंक इज इन्वेस्टिंग दैट मनी, सिंपल सी बात है, मार्केट में जा रहा है पैसा। फिर दूसरा क्या हुआ? लोगों से बोला जा रहा है एफडी करा लो, आरडी करवा लो, म्यूचुअल फंड ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। इन सारी चीजों में हम लोगों को उनको बेनिफिट बता रहे हैं, और वो पैसा क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ सेविंग द मनी इन दी अलमीरा और बिस्तर पेटी, वो पैसा कहां जा रहा है? इट इज इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ सेविंग, एक्चुअली इट इज बीन इन्वेस्टेड इन द मार्केट बाय दी बैंक्स और बाय वेरियस फाइनेंशियल एजेंसीज। वो ऐसा कर रही है, इसीलिए तो चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक जो है वो हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी ने अपनाई। अदरवाइज दिस टेंडेंसी टू सेव द मनी, उसकी वजह से फिर कंट्री का जीडीपी ग्रोथ हो ही नहीं पाता, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डीलिंग विद दिस। तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि ये जो आपके मोबाइल, आपका बैंक जो है वो आपके मोबाइल पर आ गया है, आपका बैंक आपके मोबाइल के अंदर आ गया है। क्यों आ गया है? ये इसी वजह से आ गया, सो दैट पीपल सेव मनी थ्रू वेरियस बैंकिंग थिंग्स ओनली। घर में वो सेव करके नहीं रखे पैसा, क्योंकि घर में जो पड़ा हुआ पैसा वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बट इफ द मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, देन इट विल डेफिनेटली बी मल्टीप्लाइड एंड विल कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, इसको डील किया जा रहा है। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएंगे हम लोग, तो हमारी कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। अब देखो, अगर इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा हो जाता है ना, इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो क्या क्या चीजें हो जाएगी? इफ दिस इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, तो देखो क्या क्या हो जाएगा। है ना? जैसे इन्वेस्टमेंट इज 30,000 एंड सेविंग इज 25,000 ओनली, तो देखो क्या क्या होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? फर्म अगर इन्वेस्टमेंट को रेज करती है, प्रोडक्शन क्या होगा? जल्दी बता दे जाना। प्रोडक्शन विल राइज, प्रोडक्शन राइज हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इट विल बी, इंक्रीज। है ना, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़िया। फिर उसके बाद में एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर होगा? प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंजप्शन क्या होगा? इंक्रीज कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। और नेशनल इनकम के साथ क्या हो जाएगा? राइज होगी। इट विल ऑल्सो इंक्रीज। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, हो गया, ठीक है। तो अब हम किस कंक्लूजन पर लेकिन पहुंचे? सर इन्फ्लेशन हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। लेकिन इन्फ्लेशन आएगा, इन्वेस्टमेंट हुआ था। इन्फ्लेशन अभी नहीं आएगा, इन्फ्लेशन इस टॉपिक के बाद आएगा। इसी चैप्टर में हम लोग इन्फ्लेशन को भी पढ़ने वाले हैं, है ना। और इन्फ्लेशन को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका इन्फ्लेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर जो है वो हमको समझाया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी प्रेशर बोलते हैं या इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। वो किस वजह से क्रिएट होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ये भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे पूरा एकदम। उसको स्केड्यूल के रूप में पढ़ेंगे और ग्राफ के रूप में पढ़ेंगे, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट पूरा है। तो अगली बार जब आप भी डिबेट देखेंगे ना इन्फ्लेशन के ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज एंकर जो है वो सही बोल रहा है या आपको पागल बना रहा है, ठीक है।
तो इन्फ्लेशन को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, थोड़ी देर में आएगा टॉपिक, मतलब इसी चैप्टर में आ जाएगा। अब ये है एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब है एक्चुअल सेविंग, इकोनॉमी एक्चुअल में कितना सेव कर पाया और एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट हो पाया। हमारी इकोनॉमी का टारगेट ये है कि जितना भी पैसा सेव हो रहा है, ठीक है, उस पैसे को हम किसी तरह से इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो है वो सबसे बेस्ट कब कही जाएगी? आर इकोनॉमी विल बी बेस्ट व्हेन दिस एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट विल बिकम इक्वल। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो कैसे इक्वल होंगे वो? तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा इक्वल हो जाएंगे। एडी इज इक्वल टू एएस। और जब भी एडी इज इक्वल टू एएस होता है तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। वो फॉर्मूला हम लोगों को क्या बोलता था? व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस तो क्या होगा? इफ एडी इज इक्वल टू एएस, तो हमने देखा था ये होता है सी प्लस आई, ये होता है सी प्लस एस, सी से सी कैंसल, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? सेविंग। ये कब होगा? व्हेन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब एडी और एस दोनों बराबर होंगे तब, ठीक है। इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, ओके।